नमस्कार, स्वागत है आप सबका प्रॉपर्टी जंक्शन में। मैं हूं पल्लवी नागपाल चैरत। ब्याज दरें घटने से अब होम लोन की ईएमआई सस्ती हो गई है, लेकिन क्या इसका मतलब है कि अब घर खरीदना भी उतना ही आसान हो गया है? शायद नहीं। होम लोन की ब्याज दरें घटने से मंथली किश्तें भले ही कम हो गई हों, लेकिन एक समझदारी भरा प्रॉपर्टी डिसीजन सिर्फ सस्ती ईएमआई के जरिए नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि ईएमआई तो सिर्फ आपकी जेब पर असर डालती है, लेकिन एक गलत प्रॉपर्टी आपकी जिंदगी तक पर असर डाल सकती है। तो ऐसे समय में जब लोग सस्ते लोन को देखकर जल्दबाजी में घर बुक कर लेते हैं, आपको जरूरत है सोच समझकर कदम उठाने की। घर खरीदते हुए 5 अहम बातों को नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। तो आज के शो में हम बातें करेंगे कि वो 5 चीजें कौन कौन सी है जिसे आपको नजरअंदाज नहीं करना है। तो आज ये चर्चा होगी कि बजट तय करते हुए क्या क्या आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर का बजट जो है वो काफी मायने रखता है। उसके अलावा फ्लैट में कौन कौन सी सुविधाएं यानी कि एमिनिटीज जो हैं वो जरूरी हैं। साथ ही हम बात करेंगे कि लोकेशन क्यों बनती है गेम चेंजर, और बिल्डिंग की क्वालिटी और लीगल डॉक्यूमेंट्स की आखिरकार क्या अहमियत है। तो इन बातों पर चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि दिल्ली के रोहित वर्मा की कैसे गलती जो है उन पर भारी पड़ गई। दिल्ली के रोहित वर्मा ने जब देखा कि उन्हें एक सस्ती प्रॉपर्टी मिल रही है और ईएमआई बन रही है सिर्फ 38,000 रुपए, तो रोहित को लगा कि अब उनका सपनों का घर हकीकत बनने जा रहा है। बैंक से लोन मिल गया, प्रॉपर्टी की लोकेशन भी ठीक लगी और प्रोजेक्ट पर काम भी चलता दिखा, इसलिए बिना ज्यादा जांच पड़ताल के उन्होंने फ्लैट बुक कर लिया। लेकिन 6 महीने बाद उन्हें असलियत का सामना करना पड़ा। सोसाइटी में पानी की भारी किल्लत थी। बिल्डर ने कई बड़ी सुविधाएं देने का वादा किया था, लेकिन उनमें से पार्किंग, लिफ्ट और सिक्योरिटी जैसी बुनियादी सुविधाएं भी शुरू नहीं हो पाई थीं। बाद में पता चला कि जिस जमीन पर प्रोजेक्ट बना है वो कानूनी विवाद में फंसा है। अब रोहित हर महीने ईएमआई तो भर रहे हैं, लेकिन घर मिलने के बजाय उन्हें मिल रही हैं तो सिर्फ चिंता और परेशानी। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी सिर्फ ये देख रहे हैं कि ईएमआई सस्ती हो गई है तो घर बुक कर लिया जाए। अगर आपके मन में ऐसे विचार आ रहे हैं तो ये शो देखना आपके लिए बेहद ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम आपको वो 5 बातें बताएंगे जिनके ज़रिए आप ये पता कर सकते हैं कि क्या प्रॉपर्टी खरीदने का जो फैसला आप लेने जा रहे हैं वो आपके लिए सही साबित होगा या फिर नहीं। और इस मुद्दे पर गहराई से चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रियल एस्टेट एक्सपर्ट मोहित मित्तल जुड़ रहे हैं, जो कि सीईओ हैं मोरिस टेक्नो के। मोहित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पल्लवी जी। तो मोहित जी के साथ चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको वो 5 बातें बता देते हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए जब भी आप घर खरीदने जा रहे हैं। जी हाँ, वो 5 चीज़ें कौन सी है जिनका आज हम जिक्र करने जा रहे हैं, जिसके आसपास चर्चा रहेगी। तो सबसे पहले है बजट और फाइनेंस प्लानिंग करना। जी हाँ, आपको जो है वो सिर्फ ये नहीं देखना है कि भाई ईएमआई सस्ती हो गई, बल्कि आपको ये देखना है कि डाउन पेमेंट आपको कितनी करनी है, स्टैम्प ड्यूटी कितनी रहेगी, मेंटेनेंस जो है वो आजकल फ्लैट्स वगैरह में RWAs जो बनती हैं उसके बाद जो है ये मेंटेनेंस वाला खर्चा जो है वो काफी बड़ा हो जाता है। तो इस जैसे खर्चों का आपको अनुमान लगाकर रखना चाहिए। इसके अलावा प्रॉपर्टी में आपको कौन सी एमिनिटीज यानी कि सुविधाएं मिल रही है, क्या आपको पार्किंग मिल रही है, लिफ्ट जो है वो ठीक काम करती है नहीं करती है, सिक्योरिटी कैसी है, क्लब हाउस की सुविधाएं हैं या नहीं है, आसपास बच्चों के खेलने के लिए गार्डन है या नहीं है, और उसके अलावा बाकी बुनियादी सुविधाएं जो है वो प्रॉपर्टी में मौजूद हैं या नहीं, ये भी जरूर आपको जांचना चाहिए। इसके अलावा आपको जो प्रॉपर्टी की लोकेशन है वो चेक करनी चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रॉपर्टी जो है वो बहुत ज़्यादा दूर है, आसपास कोई ऑफिस नहीं है, स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, ट्रांसपोर्ट से उसकी कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है। तो आपको ये चीज़ें चेक ज़रूर करनी चाहिए अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बना रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बिल्डिंग की क्वालिटी चेक करनी चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने देखा कि कैसे अर्थक्वेक्स वगैरह आने के बाद जो है वो एकदम बिल्डिंग्स हिल जाती हैं। तो वॉल की स्ट्रेंथ कैसी है, फिनिशिंग कैसी है, फिटिंग्स कैसी है, डेवलपर की रेपुटेशन जो है वो कैसी है, क्या डेवलपर जो है वो अच्छी बिल्डिंग बनाता है या नहीं बनाता है, और सबसे जरूरी लीगल डॉक्यूमेंट्स जो है आपको जरूर चेक करने चाहिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने का मन बनाए। जैसे कि आपको रेरा का नंबर देखना चाहिए, टाइटल डीड, OC, CC, NOC, टैक्स रिसिप्ट्स वगैरह, जैसे ये सारे डॉक्यूमेंट्स है ये आपको जरूर जांचने चाहिए।
तो ये 5 चीज़ें आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इसके आसपास। तो हमारे पास जो है हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, मोहित जी जुड़े हुए हैं। मोहित जी, सबसे पहली चीज़ जो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, समझना चाहती हूँ कि जैसे इंटरेस्ट रेट कम होता है ना, सबसे पहली चर्चा यही होती है कि घर खरीदने का समय जो है वो आ गया है, ईएमआई अफोर्डेबल हो गई है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में 100 बेसिस पॉइंट की कमी हो गई है। लेकिन ये पैमाना जो है वो कितना सही हो जाता है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो ना कि सिर्फ ईएमआई को देखते देखते हम बाकी चीजों को नजरअंदाज कर दें। देखिए पल्लवी जी, घर खरीदना एक काफी मुश्किल बड़ा फैसला है। और किसी भी इंसान को घर खरीदने से पहले अपने बारे में, अपनी मेहनत के पैसों के बारे में, अपने फैमिली के बारे में और फ्यूचर के बारे में सोच के निर्णय लेना चाहिए। कभी भी जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। उसका रीजन क्या है? ईएमआई अफोर्डेबल तो हो चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उसकी आप किस्तें आराम से दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई इंसान 50,000 की सैलरी कमा रहा है और उस पर ईएमआई बर्डन एटलीस्ट 30 to 40% होना चाहिए। लेकिन हमने काफी 4-5 साल से देखा हमने कि लोग अपनी आमदनी से ज्यादा 60 से 70% की ईएमआई बना देते हैं। तो मेरे ख्याल से वो ब्याज दर कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी ईएमआई बना लो। एटलीस्ट आपके 30 to 40% जो आपकी आमदनी है उतना ही ईएमआई होनी चाहिए। ये आपने बहुत अच्छी बात कही है कि ईएमआई जो है सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि सस्ती हो गई है तो आप आगे की चीज़ों को नज़रअंदाज करें और ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा लोन ले लें। लोन आपको इस हिसाब से नहीं लेना है। ईएमआई का ये ध्यान रखना चाहिए कि 30 to 40% से ज़्यादा जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ ईएमआई देखना सही रहता है मोहित जी, और या फिर हमें और किन किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जब भी हम जो है प्लानिंग ये करते हैं कि भाई हमें अब घर खरीदना है? ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि आप ईएमआई कितना दे सकते हो, आपकी डेली के मंथली खर्चे कितने हैं आपके पास इमरजेंसी फंड है कि नहीं है आपके पास। तो ये सारे बजट फाइनेंशियल प्लानिंग आपको करके ही आपको घर खरीदना चाहिए और तभी उसकी ईएमआई बनानी चाहिए। इसके अलावा घर खरीदने टाइम में इंपॉर्टेंट चीज आपने ऑलरेडी अपने शो में बताया कि प्रॉपर्टी की लोकेशन क्या है, घर के अंदर एमिनिटीज क्या है, वो सारी चीजें मैटर करती है, लीगल डॉक्यूमेंट से लेके एवरीथिंग। ठीक है, एमिनिटीज़ वगैरह आपको देखनी चाहिए, लेकिन किस तरीके के बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं उनका ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आजकल जो सोसाइटीज़ बन रहे हैं उसमें एमिनिटीज़ के नाम पे बहुत सारी लंबी लंबी लिस्ट जो है वो तो हमारे पास आ जाती है। लेकिन ऐसी कौन सी बेसिक एमिनिटीज़ हैं जिनको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, चाहे लग्जरी मिले ना मिले? पहली चीज 24 घंटे पानी होनी चाहिए। दूसरी चीज सुरक्षा, सिक्योरिटी गार्ड, सीसीटीवी कैमरास। तीसरी चीज लिफ्ट। आजकल आपने काफी सुना होगा, लिफ्ट में काफी लोग फंस रहे हैं जी। और काफी जिंदगी भी गई है लिफ्ट की वजह से। चौथी, पार्किंग की सुविधा। हमारे हिंदुस्तान में पार्किंग की वजह से लोग आपस में कितनी लड़ाई कर रहे हैं आज के डेट में। चौथी चीज, बच्चों की खेलने की सुविधा। पांचवी चीज, ग्रीन एरिया कितने सोसाइटी के अंदर। इसके अलावा फायर सेफ्टी फीचर्स है कि नहीं है। इसके अलावा वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, फिर आपका वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम वो है कि नहीं है। ये एमिनिटीज के अलावा भी मेन इंपॉर्टेंट एमिनिटीज है जो होनी चाहिए। आपने फायर और सबसे इम्पोर्टेंट अर्थ रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर, जो आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, आपने फायर सिक्योरिटी सिस्टम की भी बात की। अभी हाल ही में हमने एक मामला भी ऐसा ही देखा था कि एक बिल्डिंग में अभी द्वारका में, दिल्ली के द्वारका में आग लग गई थी, जिस वजह से कई तो ऐसे रेजिडेंट्स थे जो 7वीं फ्लोर से गिर गए और उस वजह से उनकी मौत भी हो गई है। तो ऐसे में एक व्यक्ति कैसे जांच सकता है कि क्या फायर सिस्टम जो है वो अपडेटेड है नहीं है? लिफ्ट के हादसे हम आए दिन सुनते रहते हैं। ये सारी चीज़ों की जाँच पड़ताल आखिरकार कैसे की जाए? इसके लिए आप साइट इंस्पेक्शन इंजीनियर्स हायर कर सकते हो, या थर्ड पार्टी एजेंसीज, आजकल बहुत एजेंसी चल रही है जो प्रॉपर्टी चेक करते हैं, तो आप उनको हायर करके इंस्पेक्शन कर सकते हो। या इसके अलावा आप खुद भी सोसाइटी के अंदर जाके आप लोगों का फीडबैक, जो कस्टमर ऑलरेडी वहां रह रहे हैं, वहां पर नेबरहुड में रह रहे हैं, उनका फीडबैक जानिए। या आप खुद देखिए प्रॉपर्टी की फिनिशिंग सही है कि नहीं है, दीवारों में सिलन है कि नहीं है। ये कुछ चीजें ऐसी होती है जो बेसिक चीजें आप खुद भी देख के जा सकते हो। अगर नहीं हो पा रहा आपसे, आपको एजेंसी हायर कर लीजिए। ठीक है, अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा है, मोहित जी ने बड़ा अच्छा सजेशन आपके लिए दिया है कि अगर आपको खुद नहीं समझ आ रहा है कि आपको कैसे जांच करनी चाहिए, तो आप किसी थर्ड पार्टी यानी कि किसी एजेंसी को हायर कर सकते हैं। वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं ये चेक करने में कि फायर सिस्टम जो है वो अपग्रेडेड है नहीं है, ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, लिफ्ट की क्वालिटी कैसी है। लेकिन प्रोजेक्ट्स की हम अगर कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की बात करें, ये काफ़ी मायने रखती है, क्योंकि हाल फिलहाल में हमने देखा है कि भूकंप जब आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग्स में ऐसा देखा गया है कि दरारें आ जाती हैं। तो ऐसे में
जब हाई राइज का ज़माना आ चुका है, काफ़ी शहरों में, जो मेट्रो सिटीज़ में तो खास तौर पर हाई राइज बिल्डिंग्स बनती जा रही हैं, तो हम क्वालिटी कैसे जांचें कि भाई कंस्ट्रक्शन जो है वो ठीक हुई नहीं हुई है, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग है या नहीं है, ये सब चीज़ों की जांच कैसे होगी? देखिए, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर तो ऑब्वियसली जान नहीं पाएगा, आम इंसान तो नहीं जान पाएगा, लेकिन कुछ चीजें जो नॉर्मल चीजें आप देख के बता सकते हो, जैसे एग्जांपल दीवारों पर सिलन या दीवारों पर कोई दरारें तो नहीं है। दूसरी चीज, प्लास्टर या टाइल्स की फिनिशिंग सही है क्या, गलत है। तीसरी चीज, दरवाजों की फिटिंग्स और जो बाथरूम फिटिंग्स होती है वो कैसी है, कैसी नहीं है। चौथी चीज, इलेक्ट्रिक फीचर्स, फिटिंग्स, वाटर पाइपलाइन वो अच्छे ब्रांड की है कि नहीं है। और अगर पॉसिबल है तो मैं ये कहूंगा कि एक अच्छे साइट इंस्पेक्शन इंजीनियर या थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर करके आप चेक कर पाइए, बिकॉज ये फैसला काफी बड़ा फैसला घर लेना, तो जल्दबाजी मत कीजिए इसमें आप। बिल्कुल सही कहा आपने कि जल्दबाजी जो है वो किसी को नहीं करनी चाहिए। घर खरीदने का फैसला जो होता है वो हमारे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो पूरे जीवन में एक ही बार घर खरीद पाते हैं, बार बार रिलोकेशन के लिए उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है। तो ऐसे में जब भी आप घर खरीदें, सब कुछ जो है देख कर परख कर उसके बाद ही खरीदें। मुझे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि घर खरीदने के दौरान जो है वो लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर मैं मेट्रो सिटीज़ की बात करूँ तो जैसे जैसे कोई नई नई सोसाइटीज़ बनती जाती है, उसके आसपास जो है वो स्कूल्स खुल जाते हैं, मॉल्स भी खुल जाते हैं। लेकिन अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ की बात की जाए तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें देखना चाहिए लोकेशन चुनते हुए? पल्लवी जी, इस पे बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल, अस्पताल, बाजार, मेट्रो जैसी सुविधा होनी चाहिए। इसके अलावा उस एरिया में पानी, बिजली की सुविधा और सीवर लाइन की सुविधा है कि नहीं है, और प्रॉपर्टी के अंदर रीसेल वैल्यू और रेंटल डिमांड कैसी है प्रॉपर्टी की उस लोकेशन के ऊपर। और इसके अलावा जो वर्क प्लेस है आपका, उसका डिस्टेंस कितना दूर है आपका। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी जगह काम कर रहे हो, आपके घर की दूरी अगर 2 घंटे 3 घंटे दूरी है, तो आई थिंक वो भी बहुत मैटर करती है इसमें। जी, खैर इस बीच में हमारे पास जो है हमारे दर्शकों के अब कॉल्स और मैसेज आने स्टार्ट हो गए हैं और बहुत सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं, तो चलिए कुछ सवालों को शामिल कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल जो है वो गुरुग्राम से रेखा सिंह का आया है। ये कह रही है कि अगर बिल्डर ने रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ तो क्या किया जाए। तो मुझे ऐसे में क्या करना चाहिए अगर बिल्डर ने रेरा में रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया तो? बिल्डर का रेरा पे रजिस्ट्रेशन काफी जरूरी है। अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट इलीगल है और बायर को उससे दूर रहना चाहिए, और रेरा की वेबसाइट पर जाके उसके खिलाफ कंप्लेन करना चाहिए ताकि उस पर लीगल एक्शन भी लिया जाए। ठीक है रेखा जी, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखिएगा कि लीगल एक्शन जो है लिया जा सकता है बिल्डर पर अगर आप कंप्लेंट करें। तो अगर आपको कोई ऐसा बिल्डर दिख रहा है जिसने रेरा में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो उसकी कंप्लेंट ज़रूर कीजिए और आप खुद भी ऐसे प्रोजेक्ट से दूर रहिए। अगला सवाल भोपाल से आदित्य मिश्रा का है। वो कह रहे हैं कि अगर एम्यूनिटीज़ के बारे में बिल्डर ने झूठ बोला है तो क्या उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई संभव है? मुझे लगता है ये काफ़ी सारे बायर्स की दिक्कत जो है वो रहती है, क्योंकि एमिनिटीज़ के बारे में अक्सर हमने देखा भी है कि बिल्डर्स जो है वो बढ़ा चढ़ा के बातें कर देते थे। पहले तो ये भी होता था कि प्रोजेक्ट लॉन्च से पहले जो है जो चीज़ें दिखाई जाती थी वो आगे प्रोजेक्ट के कंप्लीशन के बाद तो नहीं मिलती थी। लेकिन क्या रेरा के आने के बाद जो है अब कुछ सूरत बदली है इस चीज़ की? देखिए पल्लवी जी, पहली बात तो रेरा आने के बाद काफी आप देखा होगा काफी बिल्डरों ने, अब काफी बिल्डर जो पुराने बिल्डर थे वो तो क्या बैंकरप्ट हो चुकी है, कि एनसीएलटी में जा चुके हैं, क्योंकि रेरा से काफी कानूनी सुविधाएं लोगों को हेल्प मिली है। और आपने सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी सुनी होगी आज की डेट में कि जो भी बिल्डर अपने ब्रोशर के ऊपर और जो भी वर्बल नॉर्म्स है, अगर उसका सबूत है आपके पास, प्लस जो एडवर्टाइजमेंट देते हैं वो एक लीगल बाइंडिंग है। तो अगर किसी ने बिल्डर ने वादा आपसे किया है, आप रेरा या कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट शिकायत दर्ज कर सकते हो। इसके अलावा रेरा आने के बाद बिल्डर ने आपको पता होगा 5 साल की गारंटी मिलती है फ्लैटों में, ये भी कंज्यूमर शायद बायर्स को नहीं पता होगा। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर जरूरत ये है कि बायर्स को रेरा के बारे में, उसकी गाइडलाइंस के बारे में, उसकी चीजों के बारे में पता होना चाहिए। अगर वो बायर्स को पता होगा तो आई थिंक 90% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अगर बिल्डर ने आपसे किसी तरह का वादा किया है, एमिनिटीज़ का नहीं मिल रही हैं, तो आप जो है कंप्लेंट कर सकते हैं रेरा में। ये बहुत अच्छी चीज़ जो है वो बायर्स की सुविधा के लिए अब जो है हो गई है। खैर अगला सवाल जयपुर से नेहा वर्मा का है। ये जानना चाहती है कि बैंक जो है वो लीगल वेरिफिकेशन खुद करता है या फिर बायर को भी करनी चाहिए। अक्सर हमने मुझे देखा है कि लोग जब लोन लेते हैं तो बैंक जो है वो वेरिफिकेशन करता है, तो कहीं ना कहीं एक मन में तसल्ली रहती है कि अच्छा बैंक ने तो वेरिफिकेशन किया है, लेकिन क्या बायर को भी वेरिफिकेशन सारा खुद करना चाहिए?
देखिए, बैंक तो लीगल जांच करती है, अपने एक थर्ड पार्टी एजेंसी से भी जांच करते हैं, लेकिन मेरा मानना है बायर्स को खुद को भी अपने प्रॉपर्टी लॉयर के द्वारा या किसी और थर्ड पार्टी के द्वारा जांच करनी चाहिए। इसके अलावा आप खुद भी कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो आप खुद जांच कर सकते हो। जैसे अगर प्रॉपर्टी रेरा रजिस्टर्ड है तो उसके अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट अपलोडेड मिलेंगे डेवलपर के द्वारा। एग्जाम्पल के तौर पर सेल डीड है कि नहीं प्रॉपर्टी का, प्रॉपर्टी के अंदर कितने साइज एरिया उसने डेवलप करने वाला, कितने एमिनिटीज डेवलप करने वाली है, उसने कौन से अथॉरिटी से अप्रूवल लिया है, उसके बिल्डिंग सैंक्शन प्लान अप्रूवल है कि नहीं है, एयरपोर्ट अथॉरिटी से अप्रूवल है कि नहीं है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस है कि नहीं है। ये सारे आप खुद रेरा की वेबसाइट पे जाके या बिल्डर से चीजें आप मांग सकते हो, आपको वो प्रोवाइड करेंगे आपको। तो ये बायर को भी अपने द्वार मतलब अपनी तरफ से भी उसको जांच करनी चाहिए। ठीक है, तो आपको जो है वो किसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपकी बन जाती है। बेशक बैंक जो है वो अपनी तरफ से वेरिफिकेशन पूरा करता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब आप लोन लेते हैं तो बैंक भी चाहता है कि उसकी तसल्ली रहे कि उसका पैसा जो है वो सुरक्षित जगह निवेश हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, आपको खुद जो है वेरिफिकेशन करना ज़रूर चाहिए। खैर, अगर आप भी अपने सवाल जो है वो मोहित जी से पूछना चाहते हैं तो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपको क्या करना है कि यूट्यूब का हमारा जो शो है इसके लिंक में नीचे आप कमेंट सेक्शन में जाइए, वहां जाकर अपना सवाल लिखिए। हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपके सवालों के जवाब देंगे। इसके अलावा आप व्हाट्सएप के जरिए भी अपने सवाल जो है हमें भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि आपके सभी सवालों के जवाब जो है अगले एपिसोड में हम आपको हमारे एक्सपर्ट के जरिए दिला दें। तो आप स्क्रीन पर इस वक्त एक नंबर दिख रहे हैं व्हाट्सएप का, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने सवाल से पहले प्रॉप लिखना है, उसके बाद अपना सवाल टाइप करना है और 9354027995 पर जो है आपको अपना सवाल व्हाट्सएप करना है। तो मोहित जी के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच में हमारे साथ हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़ रहे हैं। अभिषेक आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक बायर को कौन कौन से ऐसे अहम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो चेक करने चाहिए। तो अभिषेक के पास चलते हैं। थैंक यू पल्लवी। प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, यानी कि प्रॉपर्टी अगर पसंद आ गई है तो उसके बाद कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स चेक करना बहुत ज़रूरी होता है। प्रॉपर्टी पसंद आने के बाद ऑब्वियस सी बात है, इस प्रोसेस में आपको कई सारे डॉक्यूमेंट चेक करने की बेहद ज़रूरत है, क्योंकि इन केस अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आगे हो सकता है कि कुछ दिक्कतों का आपको सामना करना पड़े। कुछ हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई या कानूनी लड़ाई या कानूनी पचड़े में आपको पड़ना पड़ सकता है। तो ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, चलिए एक एक करके उनके बारे में तसल्ली से आपको जरा इसके बारे में हम लोग समझाते हैं। तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले है यहाँ पर सेल डीड। यहाँ पर प्रॉपर्टी के मालिकाना हक का सबसे अहम डॉक्यूमेंट ये होता है। ये सेल डीड आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि जो मालिक है वो एक्चुअली कौन है और इससे पहले जो प्रॉपर्टी है वो खरीदी किससे गई थी, तो उसकी पूरी जानकारी आपको सेल डीड में एक तरह से मिल जाएगी। इसके बाद दूसरी चीज़ होगी टाइटल डीड। यहाँ ये बताता है कि सेलर के पास वैध ओनरशिप है या नहीं, यानी कि वो जो मालिक है वो जेन्युइन है कि नहीं है, एक तरह से ये भी यहाँ पर क्लियर हो जाता है। प्रॉपर्टी टैक्स की रिसीट्स, यानी कि ये वो चीज़ है जो ये दिखाती है कि सभी टैक्स समय पर चुकाए गए हैं कि नहीं चुकाए गए हैं। इससे ये भी एक तरह से पता चल जाता है कि कोई भी टैक्स ड्यू नहीं रह गया है। तो ये रिसीट्स आपको चेक करनी बेहद ज़रूरी है। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद चौथे नंबर पर हम लोग देखें तो यहाँ पर है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। जो प्रॉपर्टी पर कोई लोन या लीगल रोक तो नहीं है, ये इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट एक तरह से बताता है, जिससे कि ये पता चल जाता है कि प्रॉपर्टी बिल्कुल क्लीन है, कोई भी उसमें दिक्कत नहीं है। बिल्डिंग अप्रूवल प्लान, म्यूनिसिपल अथॉरिटी से अप्रूव्ड कंस्ट्रक्शन प्लान जो होता है वो आप ज़रूर चेक करें, जिससे कि ये पता चल जाएगा कि प्रॉपर्टी जो है वो अनऑथोराइज्ड तरीके से नहीं बनाई गई है, बिल्कुल सही तरीके से बनाई गई, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो ये आप ज़रूर चेक करें, बिल्डिंग अप्रूवल प्लान। फिर उसके बाद आता है खाता सर्टिफिकेट, जो कि लोकल बॉडी में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी का एक प्रूफ होता है। ये खास तौर पर ज़मीन के मामलों में देखा जाता है, जहाँ पर प्रॉपर्टी का जो मालिक होता है उसकी जानकारी होती है। कोई अगर केस है, कोई लीगल मैटर अगर हुआ तो उसकी भी पूरी जानकारी यहाँ पर दे दी जाती है। तो फिर ये खाता सर्टिफिकेट उस केस में आपको चेक करने की बेहद ज़रूरत है। अब बढ़ते हैं आगे। 7वें पॉइंट की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ये दर्शाता है कि बिल्डिंग रहने के लिए तैयार हो गई है कि नहीं है। मतलब एक तरह से जो सुरक्षा मानक है उसमें बिल्डिंग तैयार की गई है कि नहीं की गई है, साथ ही जो रूल्स हैं उसके हिसाब से बिल्डिंग तैयार की गई है कि नहीं की गई है। तो फिर ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट इसका प्रूव होता है। कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब मिलता है जब कंस्ट्रक्शन रेगुलेशन के मुताबिक पूरा हुआ हो, तो ये भी आप ज़रूर चेक करें। वहीं पावर ऑफ अटर्नी आप ज़रूर चेक करनी चाहिए। अगर कोई और प्रॉपर्टी के मालिक की जगह डील कर रहा हो, यानी कि अगर प्रॉपर्टी का जो मालिक है वो किसी दूसरे बंदे को एक तरह से प्रॉपर्टी की सेल या उसकी डील के लिए एक तरह से उसको राइट दे देता है, तो फिर पावर ऑफ अटर्नी एक तरह से उसमें दी जाती है। तो फिर अगर ऐसा केस है तो पावर ऑफ अटर्नी भी आपको चेक करने की बेहद ज़रूरत है।
बढ़ते हैं आगे और कुछ पॉइंट्स और बचे हुए हैं तो उसको डिस्कस करते हैं। सोसाइटी की एनओसी, सोसाइटी से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये पता चल जाए कि सोसाइटी को कोई दिक्कत नहीं है प्रॉपर्टी की सेल से, कोई विवाद में प्रॉपर्टी नहीं रही है। ये एक तरह से जो एनओसी होती है वो सोसाइटी की ओर से वो दी जाती है, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है लीगल सर्च रिपोर्ट। ये वकील के जरिए लीगल बैकग्राउंड की पुष्टि होती है, एक तरह से ये दिखाने के लिए कि जो मालिकाना हक है वो पूरी तरह से साफ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आप लीगल सर्च रिपोर्ट में एक तरह से चेक कर सकते हैं। और लास्ट में है बैंक रिलीज लेटर। अगर लोन था तो बैंक से नो ड्यू सर्टिफिकेट मिल जाएगा। एक तरह से इस चीज़ की पुष्टि हो जाएगी कि जो लोन है, जो ईएमआई से वो पूरी तरह से क्लियर हो गए हैं, अब कोई भी ड्यू इसमें बचा नहीं है। तो फिर बैंक रिलीज लेटर उस सिचुएशन में ये इशू करता है, इसको भी आपको चेक करने की बेहद ज़रूरत है। तो ये हैं कुछ डॉक्यूमेंट्स जिनको आप जब प्रॉपर्टी खरीदें तो बारीकी से चेक करें। ओवर टू यू पल्लवी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका। आपने बहुत अच्छे से जो हमें ये समझाया, हमारे दर्शकों को ये बताया कि कौन कौन से ऐसे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो देखना, जांचना ज़रूरी हो जाता है जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं। खैर, इस बीच में हमारे साथ मोहित जी जो है वो जुड़े हुए हैं। मोहित जी के पास वापस चलते हैं। मोहित जी, ये सारी चीज़ें, डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो चेक करना पड़ता है, लेकिन जब बिल्डर होते हैं ना, वो खरीदने से पहले, जब भी प्रॉपर्टी, हम कोई नई प्रॉपर्टी स्पेशली खरीदते हैं तो बड़े सारे ना ब्रोशर्स वगैरह दिखाते हैं, बड़े अच्छे से दिखाते हैं कि आपको हम ये एमिनिटी देंगे, वो एमिनिटी देंगे। तो क्या वो भी ब्रोशर्स जो होते हैं वो लीगली बाइंडिंग होते हैं? लेकिन अगर मतलब मान लीजिए कि मुझे ब्रोशर में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जिससे कंपेल होकर मैं वो प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ, लेकिन अगर वो बाद में मुझे चीज़ें नहीं मिल रही हैं, तो क्या लीगली जो है मैं उस पर कुछ केस वगैरह कर सकती हूँ बिल्डर पर कि भाई आपने ब्रोशर में मुझे ये दिखाया था लेकिन असल में तो इस तरीके से है? जी हाँ पल्लवी जी, बिल्कुल सही कहा आपने, सवाल भी अच्छा आपका। ब्रोशर और जो एड्स होते हैं, इनफैक्ट वर्बल प्रोमिसेस भी अगर आप को साबित कर पाओ, वो भी लीगल बाइंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट की साफ रूलिंग है, जो भी मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स है, मान चुका है मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स को, और आप उस पर कानूनी पक्ष ले सकते हो और कंप्लेन कर सकते हो। बस हाँ, आपको हर चीज संभाल के रखनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स, एविडेंस आपको, जैसे ब्रोशर जो भी है वो लीगल बाइंडिंग है, तो आपको संभाल के रखिए। अगर कोई डेवलपर जो भी एमिनिटीज, जो भी चीजें कमिटमेंट उसने करी है ब्रोशर के ऊपर, वो उसको देनी ही पड़ेगी उसको। ठीक है, तो अगर ब्रोशर में आपको दिखाया गया है कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको स्विमिंग पूल जो है वो सोसाइटी में मिलना है, लेकिन अगर बाद में नहीं मिल रहा है तो आप केस जो है वो बिल्डर पर कर सकते हैं कि भाई उसने जो वादा किया था वो नहीं निभाया है। तो इसलिए बिल्डर्स को भी जो है वो भी ध्यान रखना चाहिए कि जब भी ब्रोशर्स बनाए तो वो पूरा जांच है, देख के अच्छे से सोच समझ के बनाए कि भाई सारी उनको जो है परमिशन वगैरह मिली है, उसके बाद ही उनको बायर्स को भी वादा करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं समझना चाहती हूँ, चूँकि हम बात कर रहे थे EMI के बारे में, और ये शो जो है इसलिए भी बेहद खास हो जाता है कि 100 बेसिस पॉइंट की कटौती जो है पिछले कुछ महीनों में हो चुकी है। बहुत से लोग जो है अब वो EMI सस्ते होने पर जो है घर तो खरीद रहे हैं, हालांकि हमने उन्हें बताया कि सिर्फ EMI कम होने पर आप घर मत खरीदिए बल्कि बाकी चीज़ें भी देखिए। लेकिन ऐसे में हमें किस प्रॉपर्टी की तरफ जो है वो जाना चाहिए? अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो मोहित जी कई बार सस्ती मिलती हैं, तो व्यक्ति को लगता है कि क्यों ना मैं अंडर कंस्ट्रक्शन ही खरीद लूँ, या फिर रेडी टू मूव में जाना चाहिए, क्योंकि वो हमें पता लग जाता है कि भाई बन गई है प्रॉपर्टी, सब कुछ सामने आ चुका है कि कैसी दिख रही है, कौन सी एमिनिटीज़ हैं। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं तमाम दर्शकों को कि किस प्रॉपर्टी की तरफ जो है उनको जाना चाहिए? देखिए, दोनों प्रॉपर्टी के प्रॉज एंड कॉन्स हैं। रेट मूव के कुछ फायदे हैं, अगर आप ऑलरेडी EMI, आप ऑलरेडी रेंट पे कर रहे हो, तो ऑब्वियसली बात है अगर आप रेट मूव घर में जाओगे तो आपके रेंट बच जाएंगे आप। लेकिन दूसरी तरफ आपको ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि EMI के अलावा भी आपको प्रॉपर्टी के टैक्सेस, आपको मेंटेनेंस, उसके अलावा आपको फ्लैट के अंदर जो डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी वो, उनकी आपको तुरंत पेमेंट करनी पड़ेगी। आपको फ्लैट के इंटीरियर भी कराना पड़ेगा अगर इंटीरियर नहीं है तो ये आपके पास अमाउंट अगर है आपके पास तो आपको रेडी टू मूव लेना चाहिए। हाँ, ये प्रॉपर्टी आपको महंगी मिलेगी अंडर कंस्ट्रक्शन के दोबारा। अब अंडर कंस्ट्रक्शन का फायदा ये है कि वहां प्री EMI जा सकती है, लेकिन अगर आपने रेट मूव लिया तो फुल EMI जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी आज कि आपकी आमदनी कम है, लेकिन आपको EMI का बटन नहीं चाहते हो आप जी। तो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में प्री EMI जाती है और रेट मूव प्रॉपर्टी में फुल EMI जाती है। दूसरी चीज, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी आपको चीपर मिलती है। अगर आप निवेश भी किया हो या 4 साल 5 साल बाद आपका मूवेबल जॉब हो, फॉर एग्जांपल आप नोएडा रह रहे हो और आपने प्रॉपर्टी बाय करी, 4 साल बाद प्रॉपर्टी बेचना चाहो और कहीं और खरीदना आपको, तो आप इजिली बेच के खरीद से बेच निकल सकते हो। तो उसका रीजन क्या है? आपने सस्ती प्रॉपर्टी खरीदी। अगर आपने वही रेट खरीदी, आपको ऑब्वियसली मार्केट से थोड़ी महंगी मिलेगी,
थोड़ा प्राइस एप्रिसिएशन कम मिल सकता है आपको। तो दोनों का प्रोज एंड कॉज है। ये निजी फैसला है इंसान का, उसको अंडर कंस्ट्रक्शन जाना है या रेट में जाना है। लेकिन हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सही बिल्डर लेना है। ये मैं सब अपने निवेश, जो भी निवेश करते हैं प्रॉपर्टी बायर्स को बोलना चाहूंगा, कोई भी फैसला जल्दबाजी मत लीजिए। आप भले टाइम लीजिए, सोचिए समझिए। रेट, आपको कई लोग बोलेंगे रेट अगले दिन भर जाएंगे, 2 दिन बाद भर जाएगा, लेकिन जो घर का फैसला है ना, वो काफी इमोशंस है। आप दिल से सोचिए, लेकिन दिमाग का यूज पक्का कीजिए इसके अंदर। बिल्कुल आपने सही बात कही है। अगर आपके पास पैसा अच्छा खासा है, आपको लग रहा है कि इनफ्लो में कोई कमी नहीं हो रही है, तो रेडी टू मूव इन ले लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आपका बजट थोड़ा सा टाइट है, आप वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो फिर अगर आप ऐसी प्रॉपर्टी ले रहे हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो भी आपको ध्यान रखना चाहिए। प्रॉपर्टी आप किसी भी तरीके की लें, बस आपको ये देखना चाहिए कि बिल्डर कैसा है। क्या बिल्डर जो है वो अच्छी एक कंस्ट्रक्शन क्वालिटी आपको दे रहा है, नहीं दे रहा, क्या वो अपने वादों पर खरा उतरता है, नहीं उतरता, उसकी हिस्ट्री कैसी है, ये सारी चीज़ें ज़रूर आप चेक करिएगा। खैर, इस बीच में मोहित जी, हमारे पास और भी कुछ दर्शकों के सवाल आ गए हैं, तो हम जो हैं पहले उन सवालों को ले लेते हैं, फिर अपनी चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे। कोलकाता से प्रियंका घोष का सवाल आया है। वो कह रही है कि ब्रोकर ने कहा है कि रजिस्ट्री तो बाद में होगी, पहले पोजेशन मिलेगा। क्या ये बात ठीक है? मोहित जी, मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना, काफ़ी मैंने देखी भी है कि अभी एनसीआर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत जगह पे ऐसा होता है कि पोजेशन पहले मिल जाते हैं, रजिस्ट्रीज जो है अपार्टमेंट की बाद में हो रही होती है। तो क्या वैसे ये ठीक रहता है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। जब तक रजिस्ट्री नहीं होती है, कानूनी रूप से आप उसके मालिक नहीं बनते हो। पोजीशन तभी लीजिए जब रजिस्ट्री होती है प्रॉपर्टी की, अदरवाइज फ्यूचर में डिस्प्यूट हो सकता है। आपने हाल फिलहाल एनसीआर में देखा होगा, काफी डेवलपरों ने नोएडा, जैसे नोएडा अथॉरिटी की स्पेशली जी। लाऊंगा, जो काफी ज्यादा चर्चों पर रहती है। नोएडा ग्रेटर अथॉरिटी में लोगों ने, डेवलपरों ने लैंड लिया और उसको एक इंस्टॉलमेंट बनाई लैंड की, और प्रॉपर्टी बेच दी बायर्स को, उनसे भी पैसा ले लिया और अथॉरिटी को पैसा दिया भी नहीं। अब अथॉरिटी क्या किया, उनके ड्यूज जब तक कंप्लीट नहीं होते वो ओसी और सीसी सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। जी। अब इसमें फंसा कौन? बायर फंसा, गवर्नमेंट फंसी। गवर्नमेंट को स्टाम्प ड्यूटी नहीं मिल रही है, ना गवर्नमेंट को जो लैंड की कॉस्ट थी वो भी नहीं मिली। इसमें से फायदा से डेवलपर को है, क्यों? वो अपना जो उसको पेनल्टी देना होता है वो उससे बच जाता है वो। और आप एक तरह से इलीगल प्रॉपर्टी के मालिक बने हो, आपका मालिकाना नहीं है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो बिल्कुल भी मत कीजिए, जब तक प्रॉपर्टी का सीसी ना हो, रजिस्ट्री ना हो, आप प्रॉपर्टी पर कब्जा मत लीजिए। ठीक है, तो इस चीज़ का और ख्याल रखना चाहिए। आप आवाज भी दो। जी बिल्कुल, आपने सही बात की है। अगर आपको जो है कोई बिल्डर ये कह रहा है कि आप पोजीशन ले लो, रजिस्ट्री बाद में हो जाएगी, तो आपको ऐसा कोई भी ऑफर एक्सेप्ट नहीं करना है। मोहित जी ने बड़े अच्छे से आपको समझा दिया। आपको ओसी सीसी जो है ये चेक करना है, आपको रजिस्ट्री हो रही है नहीं हो रही है ये जांचना है, और उसके बाद ही कोई फ्लैट जो है वो आपको लेना चाहिए। खैर, अगला सवाल जो है वो मेरठ से विवेक शर्मा का है। ये कह रहे हैं कि फ्लैट की कंस्ट्रक्शन जो है अभी पूरी नहीं हुई है, तो इसकी क्वालिटी जांचने का कोई तरीका है क्या मोहित जी? देखिए, इसका एक ही तरीका है कि साइट पर खुद जाइए और खुद क्वालिटी स्पीड देखिए, कंस्ट्रक्शन स्पीड क्या चल रही है, और क्वालिटी खुद देखिए। इसके अलावा जो मैं मानता हूं, दूसरे बायर्स की फीडबैक लीजिए। बिल्डर के पुराने प्रोजेक्ट्स पे जाइए और देखिए उसने क्या क्या एमिनिटीज, क्या क्या बिल्डिंग क्वालिटी कैसे डेवलप करी है। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, जो प्रॉपर्टी बनी नहीं है उसकी क्वालिटी आप चेक करवा भी नहीं सकते हो। हाँ, जो इंजीनियर से, थर्ड पार्टी एजेंसी, मैंने पहले भी कहा था, उनसे जान सकते हो कि सीमेंट स्टील वो कैसा यूज कर रहा है। अगर वो सही यूज कर रहा है, वो ही जो टेक्नीशियन है, जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, वही बता पाएंगे आपको इसके बारे में। ठीक है, तो इस तो चीज़ थर्ड का पार्टी क्वेश्चन करवाना अच्छी बात होती है इसमें। ठीक है, ठीक है। तो ये आपने बहुत अच्छा तरीका जो है वो हम तमाम दर्शकों को बताया है कि भाई अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आपको चेक कराना है कि कैसी जो है उसकी क्वालिटी है, चाहे वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है या अगर कंस्ट्रक्शन भी हो चुका है, तो आप किसी थर्ड पार्टी एजेंसी को हायर कर सकते हैं जो आपको पूरा चेक करके बता सकते हैं कि भाई आखिरकार वहाँ का कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसा है, सीमेंट किस तरह का यूज़ हुआ है, सरिया किस तरह का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी अर्थक्वेक वगैरह आते हैं तो ये चीज़ें काफ़ी मायने रखती हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जो है वो किसी बिल्डिंग की कैसी है। खैर, अगला सवाल जो है वो भोपाल से आया है कुशाग्र मेहता का। ये कह रहे हैं कि क्या बैंक से प्री अप्रूव लोन ऑफर मिलने का मतलब ये है कि प्रॉपर्टी लेना सुरक्षित है? नहीं पल्लवी जी, बिल्कुल भी नहीं। प्री अप्रूव का मतलब सिर्फ ये है कि बैंक ने आपके क्रेडिट, फाइनेंशियल स्कोर, आपसे जो सिविल स्कोर होते हैं आपके, उसके बिहाफ पर या आपकी आमदनी के बिहाफ पर प्री अप्रूव किया है।
आपको कभी भी प्रॉपर्टी की सेफ्टी की गारंटी नहीं देता है। प्रॉपर्टी के लीगल और टेक्निकल जांच बायर को खुद करना चाहिए या किसी एजेंसी या किसी जो एक्सपर्ट है उस फील्ड के उनसे जांच करवाना चाहिए। प्री अप्रूव का मतलब बिल्कुल भी नहीं होता है कि प्रॉपर्टी की सेफ्टी गारंटी है। ठीक है, तो प्री अप्रूव लोन ऑफर्स का मतलब ये नहीं है बिल्कुल भी कि प्रॉपर्टी जो है वो सुरक्षित है आपके लिए, उसको सारी जो सर्टिफिकेट चाहिए वो मिल चुके हैं। ये चीज़ें आपको जो है वो जांच करवानी चाहिए, अच्छे से वेरीफाई करना चाहिए कि जितनी भी चीज़ें जो है वो प्रॉपर्टी के, चाहे लीगल डॉक्यूमेंट्स हों या फिर सुरक्षित, जैसा कि मोहित जी ने भी बताया कि थर्ड पार्टी एजेंसी से आप चेक करा लीजिए कि भाई उसकी क्वालिटी कैसी है। ये चीज़ें आपको जाँच ज़रूर करानी चाहिए। खैर मोहित जी, आखिर में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अब कम हो गए हैं। हमने देखा है कि जब इतनी बड़ी बड़ी कटौती होती है तो अक्सर लोग ना जल्दबाजी में डिसीजन ले लेते हैं कि भाई प्रॉपर्टी मुझे तुरंत खरीद लेनी चाहिए, अभी ईएमआई सस्ती हो रही है। तो ऐसे में आप लोगों को, बायर्स को क्या सलाह देंगे कि उन्हें लॉजिकली जो है कैसे डिसीजन लेना चाहिए ताकि वो लीगली किसी परेशानी में ना फंसे और भविष्य में उन्हें किसी तरह का रिग्रेट ना हो? देखिए पल्लवी जी, काफी ब्रॉड सब्जेक्ट है और उसके बाद ये मैं बोलना चाहूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्लानिंग। घर खरीदने से पहले फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ईएमआई कम करने का मतलब ये नहीं है कि आप ईएमआई दे पाओगे। हमने इंडिया में देखा काफी ज्यादा एनपीए, नॉन परफॉर्मेंस एसेट, काफी लोगों का हो रहा है। उसका रीजन क्या है? लोगों की फॉर एग्जाम्पल आमदनी 1 लाख रुपए की आमदनी है, उनकी ईएमआई 60-70 हजार की तो ईएमआई जा रही है। अब वो घर कैसे चलाएंगे? इमरजेंसी फंड उनके पास है कि नहीं है, ये उनको पता ही नहीं होता है। अब ईएमआई का बर्डन इतना ज्यादा हो जाता है लोगों का, कम हो भी तो गया 4-5 हजार कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आज से 10 दिन पहले ईएमआई था 8.5% का इंटरेस्ट रेट था। अब गवर्नमेंट ने, आरबीआई ने कम करने के बाद 8% का ब्याज दर हो गया जी। ये अच्छी खुशखबरी है लोगों के लिए कि ब्याज दर कम हो गया। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करना चाहिए प्रॉपर्टी लेने से पहले। सबसे इंपॉर्टेंट, आप वो ईएमआई आसानी से दे पाओगे नहीं दे पाओगे। सेकेंड चीज, प्रॉपर्टी की डाउन पेमेंट आपके पास है कि नहीं है। अगर रेट में देख रहे हो तो प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के चार्जेस आपके पास है कि नहीं है, स्टाम्प ड्यूटी के चार्जेस है कि नहीं है, प्रॉपर्टी रेरा अप्रूव्ड है कि नहीं है, प्रॉपर्टी की लोकेशन कैसी है, आसपास की डेवलपमेंट कैसी है, बिल्डर की रेपुटेशन और बिल्डर के जो पुराने प्रोजेक्ट है वो कैसे हैं, पेपर वर्क, जैसे एग्जांपल अगर रेट ऑफ प्रॉपर्टी है, आपने ऑलरेडी अपने शो में बताया कि ओसी, सीसी, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, टाइटल सेल डीड, ये सब चीजें है कि नहीं है। इसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट है कि घर की जरूरत, कौन से एरिया की जरूरत है आपको, कितने फ्लैट का साइज चाहिए आपको, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, और बजट कितना आपका। और ये इंपॉर्टेंट है बायर को देखना कि आप रेरा कारपेट एरिया में परचेस करो। काफी बायर को ये नहीं पता होता है रेरा कारपेट एरिया क्या होता है, सुपर एरिया क्या होता है। वो भी कहीं ना कहीं बिल्डर के झोलझाल में फंस जाते हैं और वो सुपर एरिया को समझते हैं कि भैया वही एरिया में फ्लैट के अंदर का एरिया है, जबकि वो होता नहीं है। तो आपको सारे जांच पड़ताल करने के बाद ही फैसला लेना चाहिए। कोई भी हड़बड़ाहट में फैसला मत लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए, मेहनत के लिए, आपकी फैमिली के लिए और आपके फ्यूचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है घर खरीदना। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा जो है कंक्लूजन में बात कही है कि भाई ये बहुत ज़रूरी है कि आप सोच समझकर फैसला लें। और अब मोहित जी ने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि किन किन चीज़ों का ख्याल आपको रखना चाहिए। सिर्फ आपको ईएमआई नहीं देखना, आपको ये भी देखना है कि भविष्य में आप वो ईएमआई चुका भी पाएंगे नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर आज ईएमआई कम हुई है तो हो सकता है कि कुछ वक्त के बाद ये ही ईएमआई जो है आपकी ज़्यादा भी हो जाए। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ख्याल जो है रखना है। आपके पास डाउन पेमेंट का पैसा है नहीं है, रजिस्ट्री हो गई, बजट हो आपका अपना हो गया, उसके अलावा लोकेशन है, ये बाकी सारे जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, जितने भी हमने आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स बताए, वो सारी चीज़ें हो जाती है। बिल्डिंग की क्वालिटी कैसी है, एमिनिटीज़ आपके लिए हैं या नहीं है, ये सारी चीज़ें देखिए और उसके बाद ही कोई फैसला लीजिएगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया मोहित जी आपका, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे से ये समझा दिया है कि जब भी वो प्रॉपर्टी खरीदने जाएँ तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखें और सिर्फ सस्ती ईएमआई के चक्कर में प्रॉपर्टी खरीदने का फैसला ना लें, बल्कि 5 बातों का ख्याल वो अच्छे से रखें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।
तो ईएमआई सस्ती हुई है, लेकिन घर खरीदते हुए आपको आंख बंद करके फैसला नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि ये भारी पड़ सकता है। बजट से लेकर बिल्डर की क्रेडिबिलिटी हो या फिर लीगल डॉक्यूमेंट्स हो, आपको हर चीज को अच्छे से जांचना है, क्योंकि घर एक सपना है, लेकिन उसकी नींव सच्चाई पर ही टिकती है। तो मिलते हैं अगले हफ्ते एक और जरूरी रियल एस्टेट के मुद्दे के साथ प्रॉपर्टी जंक्शन में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए।